Good morning to everyone. Today we learn about law of chemical combination और उसके पहले के जो भी है फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मिक्सचर कंपोनेंट, जो भी कुछ है अपने बुक से लिख लेना, पढ़ लेना। यहाँ से बेसिक तैयार आपका शुरू होता है। मेन कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कैसे एलिमेंट, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। तो कंबाइन होते हैं तो उनके लॉ क्या है, उनके नियम क्या है, उनके रूल क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जनरली देयर आर 5 डिफरेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड डिफिनिट प्रोपोर्शन। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिफ्थ है गे लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइन वॉल्यूम, गे लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। कंबाइनिंग वॉल्यूम होगा यहां पर। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड डिफिनिट प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिफ्थ है गे लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो ये आप लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर लिखेंगे नीचे ये 5 लॉ आप लोग लिख लेंगे। आपसे पूछ सकता है कि एग्जाम में हाउ मेनी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट इट्स नेम। तो आप लिखेंगे देयर आर 5 केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ, इनके 5 के नाम लिख देंगे या जो लॉ है। अब इसमें से हम लोग पहला पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस लॉ में क्या है, देखिए, इन ऑल फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, इन ऑल physical or chemical process the mass of products, in all physical or chemical process the mass of the product is same या is equal mass of the reactants। कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो, आप लोग केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन पढ़े हैं। जो एरो होता है, एरो के हेड साइड में प्रोडक्ट होते हैं, एरो के हेड साइड में प्रोडक्ट होते हैं और बैक साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं। इसको आप समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एरो के हेड में प्रोडक्ट होंगे और बैक में क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे। तो ये प्रोडक्ट है, कहने का मतलब जो मास ऑफ प्रोडक्ट होगा, ये लॉ मैथमेटिकल देखिए, मैथमेटिकली देखिए, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। यानी कोई भी केमिकल प्रोसेस हो या कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो, उसमें जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका मास, और जो उस प्रोसेस में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट किए हैं, चाहे वो एलिमेंट्स हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, उनके मास जो होते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी इसको हम लिख सकते हैं एमपी इज इक्वल टू एमआर, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इस पर कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, इन प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यानी आप इस तरह कह सकते हैं कि किसी भी, यानी आप कह सकते, यानी उनके मास में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। मास क्या उनका कांस्टेंट है, फिक्स है। जो मास रिएक्टेंट में था वही मास प्रोडक्ट में आ गया। तो यानी इस तरह आप कह सकते हैं जो मास है वो क्या है, कंजर्व है। इसलिए इसको क्या कहा गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यानी आप कह सकते हैं एक लाइन में, मैटर कैन नॉट क्रिएट और कैन नॉट डिस्ट्रॉय, मैटर कैन नॉट क्रिएट और कैन नॉट डिस्ट्रॉय बाय एनी मेथड। यानी आप लिख सकते हैं मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। यानी आप ये कह सकते हैं कि मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इस लॉ को क्या कहते हैं, इनडस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, यानी इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनडस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, इस लॉ को कहते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे या इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एक्सपेरिमेंट देखिए, आप इसको हेडिंग डालेंगे और ये इसके लॉ को लिखेंगे और नीचे लिख देंगे, नीचे लिखेंगे मैटर neither create
नाइदर मैटर कैन बी मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, यानी मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, ये भी कर सकते हैं। यानी इन तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, यानी ना तो आप मैटर को क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इससे आपको एक लाइन में एक मिला कंक्लूजन कि मैटर क्या होता है, इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी होते हैं, यानी ना मैटर को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो क्रिएट कर सकते हैं। अब इस पे एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इसका एक्सपेरिमेंट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, देखिए इस एक्सपेरिमेंट में एक एच शेप की ट्यूब लेते हैं, एच शेप की ट्यूब लेते हैं इस तरह। इस तरह ले लेते हैं, एच शेप की एक ट्यूब लेंगे और इस ट्यूब को लैंडॉल्ट ट्यूब कहते हैं, क्योंकि इसको वेरीफाई लैंडॉल्ट ने ही किया था। एच शेप की ट्यूब कहते हैं और इस ट्यूब को लैंडॉल्ट ट्यूब कहते हैं। अब इसमें एक ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 एक ट्यूब में होगा। दूसरे ट्यूब में होगा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको आप कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इन दोनों को फिलअप कर देते हैं। एक ट्यूब में NaCl का सॉल्यूशन, दूसरे ट्यूब में AgNO3 का सॉल्यूशन। और इसके जो ट्यूब के जो माउथ होते हैं उसको आप टाइटली पैक कर देते हैं, सील कर देते हैं, जिससे न तो मैटर के पार्टिकल एग्जिस्ट कर सके, न तो एटमॉस्फेयर या आपके सराउंडिंग से कोई भी मैटर के पार्टिकल्स इसमें इंटर कर सके। यानी इसको आप पूरी तरह से सील कर देते हैं कि क्यों, कि इसके कारण कि न तो मैटर के पार्टिकल्स बाहर जाएंगे न तो बाहर के पार्टिकल अंदर आएंगे, तो इसके कारण कोई इसके मास में कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह कर सकते हैं। यस ट्यूब शेप होती है, इसमें एक AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, दूसरे में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है। अब इसको ट्यूब को के जो माउथ को सील कर देते हैं और इसका वेट कर लेते हैं, आफ्टर सम टाइम अगर दो सबस्टेंस हैं, केमिकल सबस्टेंस है, तो आप इसलिए वो रिएक्ट करेंगे। जब वो रिएक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर प्रोडक्ट देंगे। तो देखिए इनका रिएक्शन क्या होता है, NaCl प्लस AgNO3। रिएक्शन क्या होगा, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स आउट क्या होगा, NaNO3 प्लस AgCl, ये बन गया। अब ये होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका होगा, सोडियम नाइट्रेट का। व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका होगा, सोडियम नाइट्रेट का। ये होगा सिल्वर क्लोराइड, ये है सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ये आपस में रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रेट देंगे जो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में आएगा और सिल्वर क्लोराइड बनेगा। ये प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट जैसे आप कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं, जैसे आप वॉशिंग पाउडर का सोल्यूशन बनाते हैं, जो झाग आता है, जो झाग ऊपर आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। ये ऊपर आ जाता है। तो इसके बाद कुछ समय बाद इस ट्यूब को पुनः वेट करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो पहले वेट था वही बाद में भी वेट है, यानी जो रिएक्टेंट का वेट था वही प्रोडक्ट का वेट था। ये एक्सपेरिमेंट है किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप अपने से लिखेंगे, लैंडॉल्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने यस शेप में एक
ट्यूब लिया, इसमें एक में सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन भर दिया, एक में सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन भर दिया और उस ट्यूब को सील कर दिया, जिसके कारण न तो कोई इंटरनल मैटर बाहर जा सके और ना तो एक्सटर्नल मैटर इंटर कर सके। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस ट्यूब को वेट कर लेते हैं, वेइंग कर लेते हैं आफ्टर सम टाइम, यानी इस तरह हो जाता है कि जब प्रेसिपिटेट बन गया, जब इसमें रिएक्शन कंप्लीट हो गया, फिर उसका वेट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो रिएक्टेंट का वेट था, मास था, वही प्रोडक्ट का मास है। तो इस तरह ये लॉ का वेरिफिकेशन हो गया, इस लॉ का क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। इस पर हम लोग एक प्रॉब्लम पढ़ेंगे कि व्हाट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डीकम्पोज्ड बाय 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इफ 6 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 and 1.825 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड इन सेम रिएक्शन। देखिए इसको आप अपने से एक्सपेरिमेंट लिख लेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे अपने लैंग्वेज में। इस पर कुछ प्रॉब्लम है, एग्जांपल्स की प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का वेट पूछ रहा है। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, NaCl। लेट अस कंसीडर वेट या मास ऑफ वेट ऑफ NaCl इज इक्वल टू x ग्राम, इस तरह लिख लो। फिर उसके बाद कह रहा है सोडियम क्लोराइड इज डीकम्पोज्ड बाय 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, आप याद करेंगे, ये होगा 4.9 ग्राम। इसके बाद फॉर्मेशन होता है 6 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, ये प्रोडक्ट में आ रहा है, ये हमारे रिएक्टेंट है। R का मतलब रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट को हम लिख रहे हैं, प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में आपका है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, NaHSO4 का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कितना फॉर्मेशन हो रहा है, 6 ग्राम। कितना फॉर्मेशन हो रहा है, 6 ग्राम। एंड 1.825 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl, ये कितना हो रहा है, 1.85 ग्राम। अब लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन में आप पढ़े हैं मास ऑफ रिएक्टेंट। अब इस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन हमारा क्या होगा, ये कंप्लीट करना आना चाहिए। केमिकल रिएक्शन होगा, ये तो मान लीजिए कुछ रिएक्शन बैलेंस होंगे, कुछ रिएक्शन इनबैलेंस होंगे, तो इनबैलेंस होंगे तो आप उसको बैलेंस करेंगे। तो रिएक्टेंट में हम क्या लिए हैं, पहले NaCl लिए हैं, फिर क्या लिए हैं, ये किससे डिकम्पोज हुआ है, H2SO4 से डिकम्पोज हुआ है, और प्रोडक्ट में क्या दिया हम लोगों को, NaHSO4 दे दिया है, जिसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। फिर और क्या बना, HCl बन गया। अब देखिए ये क्या बैलेंसिंग कंप्लीट है, चेक करेंगे। हाइड्रोजन 2 1 1 2, अब ऑक्सीजन 4 सल्फर 1 1, ठीक है, क्लोरीन 1 सोडियम 1 यानी जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस है, आपको कुछ नहीं करना है। आपने NaCl कितना लिया था, x ग्राम, प्लस ये कितना है 4.9 ग्राम। अब मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ये NaHSO4 कितना है, 6 ग्राम, और ये कितना 1.85 ग्राम। आपको पता है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, Mp इज इक्वल टू Mr, मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 6 + 1.85 ग्राम, इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है, x + 4.9 ग्राम। ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 7.85 ग्राम इज इक्वल टू x + 4.9 ग्राम। ट्रांसपोज कर दीजिए, x इज इक्वल टू होगा 7.85 - 4.9, x इज इक्वल टू कितना होगा 1825 है, 1825 है, सॉरी यहाँ पर 1825 है, तो यहाँ पर 25 कर लीजिए, यहाँ पर भी 25 कर लीजिए, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हो जाएगा 7 यहाँ पर 25 करेंगे तो 7.825 हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 825, माइनस कर दीजिए तो ये आपका आएगा x इज इक्वल टू 2.925 ग्राम x की वैल्यू आ गई, यानी NaCl कितना कंज्यूम हुआ है, 2.925 ग्राम। यानी पहला नियम लग गया, इससे आप सॉल्व कर लेंगे।